हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट। ये है पार्ट 3। बाकी के पार्ट आप डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो अगर आप एक नेट एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹365। आप दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हमें पे कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिया गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे कहा जा रहा है कि केयरफुली इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन जनरली नॉट स्टेबल एंड इज ऑफ इनकंसिस्टेंट नेचर, यानी पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बाय अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन एन अटेम्प्ट कैन बी मेड टू प्रेडिक्ट हिज बिहेवियर इन अ गिवन सिचुएशन। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द गॉड गिफ्टेड ट्रेड्स कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि एज पर साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी द ईगो स्टिमुलेट अ पर्सन टू सेटिस्फाई हिज लिबिडो ड्राइव्स इमीडिएटली। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में आपसे स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आपको पर्सनालिटी के बारे में नहीं पता है और पर्सनालिटी के जो इंपॉर्टेंट 4 थ्योरी हैं वो नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो एक बार पर्सनालिटी क्या है और उनके कौन कौन से थ्योरीज हैं वो देख लेते हैं, तब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पर्सनालिटी क्या होता है। पर्सनालिटी को समझने के लिए हमें 2 अलग-अलग व्यक्तित्व के जो लोग हैं उनका एग्जाम्पल लेना होगा, तभी हम पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन फॉर्मर जो कैप्टन हैं MS धोनी और जो करंट कैप्टन हैं इंडियन कैप्टन विराट कोहली, ये दोनों अलग-अलग व्यक्तित्व के लोग हैं, यानी अलग-अलग पर्सनालिटी के लोग हैं। तो हम इनको अलग-अलग कैसे कह रहे हैं, क्योंकि उनके जो फीचर्स हैं वो एक दूसरे से जो है वो बहुत डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात करूँ तो वो बहुत काम हैं, बहुत रिलैक्स रहते हैं। उनके अंदर एग्रेशन जो है वो बहुत कम दिखता है और जो प्रेशर का सिचुएशन होता है वहाँ पे भी बहुत काम रहते हैं। वहीं जो विराट कोहली हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हैं, काफ़ी गुस्से वाले हैं और बहुत एक्सप्रेसिव हैं, यानी बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने में वो बिलीव करते हैं। तो पर्सनालिटी क्या है? एक पर्सन का आउटर अपीयरेंस है जो हम देख सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरीके का पैटर्न रखता है। यानी कि अगर सपोज़ करिए कि अगर कोई प्लेयर है वो अच्छा खेल नहीं रहा है या उसने कैच छोड़ दिया, तो विराट कोहली क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्रेशन दिखाएँगे। यानी कि ये जो पैटर्न है वो विराट कोहली का है, यानी कि जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा जब फील्डर जो है खराब फील्डिंग करेंगे तो वो एग्रेशन ज़रूर दिखाएँगे। तो एक पर्सनैलिटी जो है वो पर्सन का आउटर अपीयरेंस है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर सिचुएशन वो किस तरीके से बिहेव करेगा, इसी को हम पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी को समझने के लिए बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स दिए गए हैं जिससे हम समझ सकते हैं। सिंपल टर्म्स में आप ये समझ सकते हैं कि पर्सनैलिटी को समझने के लिए हम एक पर्सन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर होता है, जो जनरली स्टेबल होता है, उससे हम समझ सकते हैं कि पर्सन का पर्सनैलिटी किस तरीके का है। एसपी रॉबिन्स ने कहा है कि पर्सनैलिटी जो है वो एक सम ऑफ वेज है इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट एंड इंटरैक्ट्स विद अदर्स, यानी कि एक पर्सनैलिटी जो है वो ओवरऑल सारी चीज़ों का एक मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम दूसरों के साथ रिएक्ट करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। यानी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्सन किस तरीके से रिएक्ट करता है दूसरों के साथ और इंटरैक्ट करता है, यही पर्सनैलिटी होता है। अब पर्सनैलिटी के कुछ फीचर्स जान लेते हैं कि पर्सनैलिटी के कौन-कौन से फीचर्स हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि पर्सनैलिटी को समझने के लिए एक पर्सन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर जो फीचर्स हैं, वही हमें बता सकता है कि वो किस तरीके का पर्सनैलिटी वाला पर्सन है। तो पर्सनैलिटी में कुछ जो फीचर्स होते हैं वो लगभग सभी लोगों में पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई प्रेशर में हैं तो आप स्ट्रेस लेंगे ही। सपोज़ करिए आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप स्ट्रेस में होंगे। तो ये फीचर्स क्या है, सभी लोगों में पाया जाता है। कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कुछ ही लोगों में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे यूनिक फीचर होते हैं जो कि सिर्फ़ पर्टिकुलर किसी एक पर्सन में ही पाए जाते हैं।
अगर हमें किसी भी पर्सन के बारे में पता करना है यानी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में प्रॉपरली पता करना है, तो हमें उसकी ओवरऑल एक्टिविटी को समझना पड़ेगा, यानी कि हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा उसकी ओवरऑल एक्टिविटी को, तभी हम उसकी पर्सनैलिटी को समझ सकेंगे। दूसरा फीचर्स दिया गया है यहाँ पे कि पर्सनैलिटी जो है वो गॉड गिफ्टेड होता है या फिर मैन मेड होता है। गॉड गिफ्टेड का मतलब है जेनेटिक, यानी कि जो आनुवांशिक हो, जो भगवान ने आपको दिया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट, फेस कलर या फिर बहुत सारे ऐसे गॉड गिफ्टेड ट्रेट्स हो सकता है। दूसरा मैन मेड ट्रेट्स होता है जो बेसिकली एनवायरनमेंट पे बेस्ड होता है, यानी कि आपका कल्चर कैसा है, आपकी किस फैमिली में रहते हैं, आप कौन से सोसाइटी में रहते हैं, आप किस सिचुएशन में बड़े हुए हैं या फिर करंट में सिचुएशन कैसा है, ये सारे चीज़ें एक इंसान के पर्सनैलिटी को बनाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट फीचर ये दिया है कि पर्सनैलिटी जो है वो जनरली किसी भी पर्सन का स्टेबल होता है और कंसिस्टेंट नेचर का होता है, यानी कि वो उसमें परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है और कंसिस्टेंट होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो पर्सनैलिटी होता है वो सिचुएशन से इन्फ्लुएंस्ड होता है, यानी सिचुएशन अगर आपकी बदल जाए तो पर्सनैलिटी में भी उसमें चेंज आ सकता है, लेकिन ये जो चेंज है वो स्लो है, यानी काफ़ी स्लो चेंज होता है इन लॉन्ग रन। नेक्स्ट फीचर ये कह रहा है कि पर्सनैलिटी जो है वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड होता है, यानी कि पास्ट में आपकी लाइफ कैसी रही है, आपका कल्चर कैसा रहा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है, इस बेस पे ही आपकी पर्सनैलिटी बनती है और फ्यूचर में आप कैसा बनना चाहते हैं, आप अच्छा बनना चाहते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी भी उसी तरीके से शेप होती रहेगी। नेक्स्ट फीचर कह रहा है कि पर्सनैलिटी कई तरीके की हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, पॉजिटिव पर्सनैलिटी के लोग होते हैं या नेगेटिव पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। इसके अलावा डॉगमेटिव पर्सनैलिटी के लोग होते हैं या फिर एक और होता है नॉन डॉगमेटिव। तो कई तरीके के पर्सनैलिटी हो सकता है। अब हम पर्सनैलिटी को समझ क्यों रहे हैं, यानी कि हम पर्सनैलिटी को समझना क्यों चाहते हैं? हम पर्सनैलिटी को इसलिए समझना चाहते हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक व्यक्ति किस तरीके से बिहेव करता है, यानी हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं पर्सन के बिहेवियर को इन अ गिवन सिचुएशन। अब आखिरी फीचर दिया गया है पर्सनैलिटी जनरली अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस, यानी पर्सनैलिटी आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। इसी तरीके से परफॉर्मेंस भी आपके पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है इन द लॉन्ग रन। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी पर्सनैलिटी को कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो निर्धारण करते हैं उसका, यानी जो पर्सनैलिटी है वो कौन-कौन से फैक्टर से शेप होती है। तो पर्सनैलिटी 2 चीज़ों से शेप होती है, पहला दिया है गॉड गिफ्ट है यानी आनुवांशिक, और दूसरा होता है एनवायरनमेंट। हेरेडिटी को हम बोलते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस या फिर गॉड गिफ्टेड ट्रेट्स, यानी कि जो भगवान ने हमें दिया है, और दूसरा जो है हम खुद बनाते हैं यानी एनवायरनमेंट बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल आपका कल्चर कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वो सोसाइटी कैसा है, और कौन से सिचुएशन से आप हो के बड़े हो रहे हैं, तो ये पर्सनैलिटी को शेप करने में मदद करता है। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटीज़, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। तो इस टॉपिक को आप छोड़ के मत जाइएगा, कम से कम 2-3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। तो पर्सनैलिटी की टोटल 4 थ्योरीज पढ़नी है आपको आपके एग्जाम के लिए। पहला है साइको एनालिटिकल थ्योरी, दूसरा है सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी, तीसरा है ट्रेड थ्योरी और चौथा है सेल्फ थ्योरी। इन थ्योरीज़ के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी किसने दी। तो जैसे साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है सिगमंड फ्रेड ने, सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी दी है अल्फ्रेड एडलर ने, और ट्रेड थ्योरी को दिया है एल्पोर्ट और कैटल ने, ये 2 अलग-अलग व्यक्ति हैं, और सेल्फ थ्योरी को दिया है कार्ल रॉजर्स ने। तो एक-एक करके सारे थ्योरीज़ को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थ्योरी है साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसको दिया है सिगमंड फ्रेड ने। साइको एनालिटिकल थ्योरी बेस्ड है नोशन पे यानी बिलीव या परसेप्शन पे। सिगमंड फ्रेड ने एक क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट किया और क्लिनिकल रिसर्च के दौरान फ्रेड ने ये पाया कि जो भी उनके पेशेंट्स थे, जो भी उनके मरीज थे, उनका बिहेवियर हमेशा कॉन्शियस नहीं था। तो फ्रेड ने ये कहा कि एक जो पर्सन है वो ज़्यादा मोटिवेटेड होता है बाय अनसीन फोर्सेस रेदर देन कॉन्शियस एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो उन्होंने इसी अनसीन फोर्सेस को बताने के लिए, जिसको इन्होंने अनकॉन्शियस फ्रेमवर्क कहा, अनकॉन्शियस फ्रेमवर्क या फिर अनसीन फोर्सेस को समझाने के लिए 3 टर्म्स दिए, 3 ऐसे शब्द दिए जो कि एक पर्सन के पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट टर्म है द आईडी, सेकंड है द ईगो, थर्ड है द सुपर ईगो। आईडी क्या होता है?
आईडी एक पैरानॉर्मल एनर्जी को बताता है जो कि एक पर्सन को स्टिमुलेट करता है या फिर उसको मोटिवेट करता है अपने सेक्सुअल या दूसरे जो बायोलॉजिकल नीड है उसको पूरा करने का इमीडिएटली एट एनी कॉस्ट। यानी जब कोई पर्सन अपने सेक्सुअल नीड को या फिर बायोलॉजिकल नीड को, फॉर एग्जांपल उसे भूख लगी हो या प्यास लगी हो, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल नीड है। फ्रेड ने ये कहा कि जब कोई पर्सन अपने सेक्सुअल नीड या बायोलॉजिकल नीड को किसी भी कीमत पे इमीडिएटली सेटिस्फाई करना चाहता है तो उसे हम दी आईडी कहेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आईडी में जो भी फीचर्स हैं वो एनिमलिस्टिक फीचर्स हैं, यानी कि अ, ऐसे फीचर्स हैं जिसमें काफ़ी एग्रेशन होता है, पावर होता है और डोमिनेशन होता है। और दी आईडी जो होता है वो अनकॉन्शियस और इलॉजिकल नेचर का होता है। दूसरा होता है दी ईगो। अब फ्रेड ने ये कहा कि जब एक पर्सन अपने सेक्सुअल और बायोलॉजिकल नीड को पोस्टपोन कर देता है फॉर अप्रोप्रिएट टाइम, प्लेस एंड मैनर, तो उसे हम दी ईगो कहते हैं। थर्ड है दी सुपर ईगो। जब एक पर्सन सोशल और पर्सनल, ध्यान रखिएगा, जब एक पर्सन सोशल और पर्सनल नॉर्म्स को ध्यान में रख के बिहेव करता है तो उसे हम दी सुपर ईगो कहते हैं। अब इन तीनों टर्म्स को, यानी दी आईडी, दी ईगो एंड दी सुपर ईगो को समझने के लिए हम एक स्टोरी का इस्तेमाल करते हैं, और ये स्टोरी में जो भी चीज़ें हैं वो हाइपोथेटिकल हैं। सपोज करिए कि एक लड़का है जिसे मिठाई खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप खुद को भी इस एग्जाम्पल में रख सकते हैं। सपोज करिए कि एक लड़का है जिसे मिठाई खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और उसकी फेवरेट जो स्वीट है, जो मिठाई है, वो है गुलाब जामुन। और वो लड़का अपने घर से बाहर निकलता है, रास्ते में उसको एक स्वीट शॉप नज़र आती है, यानी मिठाई की दुकान नज़र आती है। तो इस समय उस लड़के का क्या बिहेवियर होगा? वो चाहेगा कि वो इमीडिएटली शॉप पे जाए और गुलाब जामुन परचेस करके उसको कंज्यूम करे। इसी को सिगमंड फ्रेड ने आईडी कहा है, यानी कि जब हम कभी भी अपने सेक्सुअल नीड या बायोलॉजिकल नीड को तुरंत फुलफिल करना चाहते हैं तो उसे ही सिगमंड फ्रेड ने आईडी कहा है। यहाँ पे बायोलॉजिकल नीड क्या है? यहाँ पे उसको भूख लगी है तो ये एक बायोलॉजिकल नीड हो सकता है। फिर जब वो शॉप पे जाता है तो उसको याद आता है कि उसकी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, उसको फीवर है, तो उसको अभी मिठाई नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे उसकी हेल्थ और ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे जो लड़का है उसने अपना जो खाने का जो डिसीजन है वो क्या कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। तो इसे फ्रेड ने दी ईगो कहा है। अब जो सुपर ईगो है वो ये बताता है कि हमें सोशल नॉर्म और पर्सनल नॉर्म्स को ध्यान में रख के बिहेव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो लड़का है उसके पेरेंट्स ने उसको एडवाइस दिया, उसको सजेस्ट किया है कि जो भी चीज़ें खुली में हो उसे नहीं खाना चाहिए। अगर ये जो लड़का है वो देखता है कि गुलाब जामुन खुले में रखा हुआ है तो उसको ये बातें अपने पेरेंट्स की याद आ जाएंगी कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा है कि कोई भी चीज़ खाने पीने की जो ओपन में हो, खुले में हो, उसे नहीं खाना चाहिए। तो हो सकता है वो सोशल और पर्सनल नॉर्म्स को मेंटेन करने के लिए वो गुलाब जामुन ना खाएं। तो यहाँ पे दी आईडी, दी ईगो और सुपर ईगो एक एग्जांपल से मैंने आपको बताया, बट शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं आईडी क्या होता है। जब हम अपने लिबिडो ड्राइव्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। लिबिडो ड्राइव्स क्या होता है? जो हमारे सेक्सुअल और अदर जो बायोलॉजिकल नीड हैं, जब हम उसको इमीडिएटली पूरा करने की कोशिश करते हैं एट एनी कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पे जब हम अपने लिबिडो ड्राइव्स को, यानी सेक्सुअल और बायोलॉजिकल नीड को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो इसी को सिगमंड फ्रेड ने दी आईडी कहा है। दूसरा टर्म है दी ईगो। जब हम अपने सेक्सुअल और बायोलॉजिकल नीड को पोस्टपोन कर देते हैं एप्रोप्रिएट टाइम, प्लेस और मैनर के लिए, यानी कि जब सही वक्त आएगा तब हम खाएंगे। जैसे एग्जांपल में लड़के को पता चला कि उसको फीवर है तो उसको अभी गुलाब जामुन नहीं खाना चाहिए, तो उसने ये जो खाने का डिसीजन था, यानी जो बायोलॉजिकल नीड्स थी उसको फुलफिल करने के बजाय उसने उसको पोस्टपोन कर दिया। तो यही है दी ईगो। थर्ड टर्म है दी सुपर ईगो। जब हम सोशल और पर्सनल नॉर्म्स के आधार पे अपना बिहेवियर रखते हैं, यानी जब हम सोशल और पर्सनल नॉर्म को ध्यान में रख के बिहेव करते हैं तो उसे हम दी सुपर ईगो कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको यहाँ पे जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया उसमें जो लड़का है उसको ये चीज़ें पता है, उसके पेरेंट्स के द्वारा बताया गया है कि कोई भी चीज़ें जो खाने पीने की हैं अगर वो ओपन में है तो उसे नहीं खाना चाहिए। तो उसने क्या किया, सोशल और पर्सनल नॉर्म को मेंटेन किया और नहीं खाया। तो इसे ही हम सुपर ईगो कहते हैं। उम्मीद है आपको तीनों टर्म्स के बारे में क्लियर हो गया होगा।
दूसरी थ्योरी है सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी, जिसको कई ऑथर्स ने मिलकर दिया है, जिसमें अल्फ्रेड एडलर का नाम सबसे ऊपर है। तो सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी को दिया है अल्फ्रेड एडलर ने, और ये थ्योरी ये कहती है कि एक पर्सन की जो पर्सनालिटी होती है वो फ्रेम्ड होती है बाय हिज और हर सोसाइटी, यानी कि एक पर्सन किस सोसाइटी में रहता है वो सोसाइटी ही एक पर्सन की पर्सनालिटी को फ्रेम करती है, बनाती। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि एक जो पर्सन होता है वो सोसाइटी की नीड को पूरा करने की कोशिश करता है, और बदले में सोसाइटी भी जो होती है वो उसकी नीड को पूरा करती है। तो इस तरीके से ये जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द सोसाइटी एंड द मैन इज फाउंडेशन ऑफ द पर्सनस पर्सनैलिटी, यानी कि ये जो इंटरेक्शन होता है वही फाउंडेशन होता है, एक नींव होता है, यानी वहीं से एक पर्सन की पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, और वही आपके पर्सनालिटी को फ्रेम करते हैं। तीसरी थ्योरी है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी ये कहती है कि अगर हम किसी पर्सन के ट्रेड्स को ध्यान से देखें तो हमें उसकी पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल सकता है। ट्रेड थ्योरी इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि एक पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो बेस्ड होती है उसके खुद के ट्रेड्स पे। यानी ट्रेड्स का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उस पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी कौन कौन से फीचर्स हैं, स्पेशली जो परसिस्टेंट नेचर के होते हैं, जो लॉन्ग टर्म में सेम रहते हैं। तो ट्रेड थ्योरी ये कहती है कि अगर हम किसी भी पर्सन के ट्रेड को ध्यान से देखें तो हम उसके पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं। ट्रेड थ्योरी में दो लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। पहले हैं गॉर्डन डब्ल्यू एल्पोर्ट और दूसरे हैं रेमंड बी कैटल। सबसे पहले देखते हैं गॉर्डन एल्पोर्ट क्या कहते हैं। तो एल्पोर्ट ने स्टडी किया और उस स्टडी के बेस पे उन्होंने दो तरीके के ह्यूमन ट्रेड्स के बारे में बताया। पहला उन्होंने कहा कि एक कॉमन ट्रेड्स होता है, दूसरा पर्सनल डिस्पोजिशन होता है। कॉमन ट्रेड्स को एल्पोर्ट ने ये कहा कि जो सभी में कॉमन होते हैं, और ये 6 तरीके के हो सकते हैं जिनको पास्चर कहा गया शॉर्ट में, जैसे पॉलिटिकल, एस्थेटिक, सोशल, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस। यहाँ पे आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि गॉर्डन एल्पोर्ट ने जो ट्रेड्स हैं उसको दो भागों में बांटा है। पहला है कॉमन ट्रेड्स और दूसरा है पर्सनल डिस्पोजिशन। तो कॉमन ट्रेड्स कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल, एस्थेटिक, सोशल, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस। अब ये जो 6 ट्रेड्स मैंने आपको बताया कॉमन ट्रेड्स, अब यही अलग-अलग लोगों में अलग-अलग होंगे। हो सकता है किसी में पॉलिटिकल जो ट्रेड्स हैं वो कम हों, किसी में ज़्यादा हों, किसी में सोशल ज़्यादा हो, किसी में कम हो। तो ये जो डिफरेंट डिग्रीज़ हैं या क्वांटिटीज़ हैं ऑफ कॉमन ट्रेड्स, इन्हीं को पर्सनल डिस्पोजिशन कहा गया है। यानी कि इन सारे 6 जो कैटेगरी के जो कॉमन ट्रेड्स हैं वही किसी पर्सन में ज़्यादा या कम होते हैं, इसी को हम पर्सनल डिस्पोजिशन कहते हैं। गॉर्डन एल्पोर्ट ने इन जो पर्सनल डिस्पोजिशन है उसको 3 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला है कार्डिनल, दूसरा है सेंट्रल और तीसरा है सेकेंडरी। और इन्हीं सारे ट्रेड्स के आधार पे हम किसी भी पर्सन के पर्सनैलिटी को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है रेमंड कैटल। रेमंड कैटल का एक दूसरा एक डिफरेंट अप्रोच है। उन्होंने ये कहा कि एक पर्सन का जो ट्रेड है वो दो तरीके का हो सकता है। पहला है सरफेस ट्रेड, दूसरा है सोर्स ट्रेड। सरफेस ट्रेड जो है जो कि सरफेस पे है, यानी जो विजिबल है, जो हमें दिखता हो, और सोर्स ट्रेड जो है जो कि सरफेस ट्रेड को जनरेट करता हो, यानी रूट या बेसिक ट्रेड जो हैं वो सोर्स ट्रेड होंगे। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि रेमंड कैटल ने ट्रेड को दो भागों में बांटा है। सरफेस ट्रेड जो विजिबल हो ऑन द सरफेस ऑफ वंस पर्सनैलिटी, दूसरा है सोर्स ट्रेड जो कि एक रूट या बेसिक ट्रेड है जो कि सरफेस ट्रेड को जनरेट करता है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, कैटल ने जो सरफेस ट्रेड हैं उनको 35 कैटेगरी में डिवाइड किया है, यानी जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है, ये हम देख सकते हैं, ये सरफेस ट्रेड का एग्जांपल है। और दूसरी तरफ जो सोर्स ट्रेड हैं वो 12 तरीके के हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो टफ माइंडेड है या सेंसिटिव है, ये क्या है, सोर्स ट्रेड है। नेक्स्ट है सेल्फ थ्योरी। सेल्फ थ्योरी को दिया है कार्ल रॉजर्स ने, और ये थ्योरी ये एज्यूम करती है कि एक पर्सन का जो पर्सनालिटी होता है वो उसके खुद पे बेस्ड होता है, यानी कि एक पर्सन जो होता है वो अपने पर्सनालिटी को खुद ही शेप करता है। यानी कि एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इज प्राइमरली बेस्ड ऑन हिज सेल्फ, यानी वो क्या सोचता है इस पे आधारित होता है। सिंपल टर्म्स में आप ये कह सकते हैं कि
एक पर्सन जो होता है वो अपने बारे में क्या सोचता है, यानी वो अपने मेरिट या डीमेरिट के बारे में या अपने पॉजिटिव या नेगेटिव के बारे में, यानी उसके अंदर कौन सी अच्छाई हैं, कौन सी बुराई हैं, यही उसके पर्सनैलिटी को फॉर्म करती है। कार्ल रॉजर ने 4 एस्पेक्ट्स दिए, 4 ऐसे अलग-अलग पहलू दिए जो आपको समझना ज़रूरी है। पहला है सेल्फ इमेज, सेकंड है आइडियल सेल्फ, थर्ड है लुकिंग ग्लास सेल्फ और चौथा है रियल सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं सेल्फ इमेज क्या होता है। सेल्फ इमेज मतलब जैसा हम अपने आप को समझते हैं। जैसे अगर आप ये परसीव करते हैं कि आप अच्छे हैं, तो ये क्या है, एक सेल्फ इमेज है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सेल्फ इमेज में आप अपने मेरिट और डीमेरिट को बताते हैं, यानी कि आप अपने बारे में ये सोचते हैं कि मेरे अंदर ये अच्छाई है और ये बुराई है, तो यही सेल्फ इमेज होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सेल्फ इमेज में सिर्फ अच्छाई यानी मेरिट और डीमेरिट नहीं होता, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। और सेल्फ इमेज ये कहता है कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। सेकंड है आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ ये कहता है कि आप कैसा बनना चाहते हो। जैसे आप अच्छे इंसान बनना चाहते हो या आप किसी की तरह बनना चाहते हो, तो वो क्या है, आइडियल सेल्फ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सेल्फ इमेज में क्या है, ये रियलिस्टिक पोजीशन को दिखाता है, यानी कि आप कैसे हो, क्या आप मानते हो, ये चीज़ें सेल्फ इमेज में बताती हैं। लेकिन आप जो सेल्फ इमेज है वो क्या है, आइडियलिस्टिक पोजीशन को दिखाता है, यानी कि आप कैसा होना चाहते हो, ये चीज़ें आइडियल सेल्फ में बताती हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो आइडियल सेल्फ है उसको फॉर्म करने में सोशल फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। थर्ड है लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ बहुत कॉमन है। जब हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो इसे हम लुकिंग ग्लास सेल्फ कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लुकिंग ग्लास सेल्फ जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि बेस्ड होता है सोशल इंटरेक्शन पे। नेक्स्ट है रियल सेल्फ। रियल सेल्फ ये दिखाता है कि रियलिटी में, यानी आप वास्तविक में क्या हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो बाकी के जो 3 कॉन्सेप्ट थे, वो हो सकता है कि वो सही हो या ना हो। यानी कि बाकी के जो 3 टर्म्स थे वो परसेप्शन पे बेस्ड थे, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो रियल सेल्फ है वो क्या है, हार्ड रियलिटी पे बेस्ड है, यानी कड़वी सच्चाई पे बेस्ड है। और एक मैनेजर जो होता है वो किसी भी एम्प्लॉय के रियल सेल्फ को ही जानने की कोशिश करता है, क्योंकि वही अल्टीमेट आपके प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन इज जनरली नॉट स्टेबल एंड इज ऑफ इनकंसिस्टेंट नेचर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पर्सनालिटी जो होता है वो स्टेबल होता है और कंसिस्टेंट नेचर का होता है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है बाय अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन एन अटेम्प्ट कैन बी मेड टू प्रेडिक्ट हिज बिहेवियर इन अ गिवन सिचुएशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पर्सनालिटी को इसीलिए जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सके, यानी अनुमान लगा सके कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द गॉड गिफ्टेड ट्रेड्स कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो भी हमें गॉड गिफ्टेड ट्रेड्स हैं, जो भी हमारी विशेषताएं जो जेनेटिकली हैं, जो भगवान ने हमें दी हैं, जैसे हाइट, कलर, ये हम उसको चेंज नहीं कर सकते। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है द साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी द ईगो स्टिमुलेट अ मैन टू सेटिस्फाई हिज लिबिडो ड्राइव इमीडिएटली। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आईडी होता है वही किसी भी पर्सन के जो लिबिडो ड्राइव्स हैं उसको इमीडिएटली सेटिस्फाई करने के लिए करता है, ईगो नहीं। ईगो क्या करता है कि आपके जो भी सेक्सुअल या बायोलॉजिकल नीड है उसको अप्रोप्रिएट टाइम, प्लेस और मैनर के लिए पोस्टपोन कर देता है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, बट फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फोर्थ फॉल्स है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। एक बार डी ऑप्शन देखते हैं। थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, बट फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विलियम फ्रेड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है वो सिगमंड फ्रेड ने दिया है, न कि विलियम फ्रेड ने। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द सुपर ईगो रिप्रेजेंट दैट फोर्स विच इंस्पायर अ मैन टू सेटिस्फाई हिज सेक्सुअल एंड अदर बायोलॉजिकल नीड्स
एट एन अप्रोप्रिएट टाइम एंड इज ऑफ अनकॉन्शियस नेचर। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सुपर ईगो होता है वो ये बताता है कि आप एक सोशल और पर्सनल नॉर्म के हिसाब से किस तरीके से बिहेव करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, लिखा है द आईडी रिप्रेजेंट दैट पैरानॉर्मल एनर्जी विच स्टिमुलेट अ पर्सन टू सेटिस्फाई हिज लिबिडो ड्राइव इमीडिएटली। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आईडी होता है वो एक पैरानॉर्मल एनर्जी होता है जो किसी भी पर्सन को अपने लिबिडो ड्राइव्स को इमीडिएटली एट एनी कॉस्ट सेटिस्फाई करने के लिए कहता है। आखिरी स्टेटमेंट देखते हैं। आखिरी स्टेटमेंट कह रहा है द ईगो हैज़ एनिमलिस्टिक फीचर्स ऑफ एग्रेशन, पावर एंड डोमिनेशन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एनिमलिस्टिक फीचर होता है वो आईडी में होता है, न कि द ईगो में। अब एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन दिया है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ये सही नहीं हो सकता क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। बी ऑप्शन देखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट आपके ट्रू है बट फोर्थ नहीं है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन देखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर फॉल। थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। एक बार आखिरी ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पे मैच द कॉलम दिया गया है, यहाँ पे सेल्फ के बारे में दिया गया है और उसका मीनिंग दिया गया है, तो मैच कराते हैं। सबसे पहले दिया है लुकिंग ग्लास सेल्फ। तो जब हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो उसे हम लुकिंग ग्लास सेल्फ कहते हैं, यानी वंस परसेप्शन ऑफ अदर्स अबाउट वन सेल्फ, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, बी। सेकेंड दिया है ब्लाइंड सेल्फ। आप अपनी आंखों को बंद करके देखिए, क्या आप अपने आप को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। तो ब्लाइंड सेल्फ ये कहता है कि जब हम खुद के बारे में हमको नहीं पता होता तो उसे हम ब्लाइंड सेल्फ कहते हैं, यानी दी ट्रेड्स नॉट नोन टू वन सेल्फ, यानी अगर आपको खुद के बारे में कुछ नहीं पता है तो उसे हम ब्लाइंड सेल्फ कहते हैं। थर्ड है हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ होता है कि जब हमारे बारे में दूसरों को नहीं पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छी कविताएं लिखने आती हैं या फिर आपको पेंटिंग करना आता है, लेकिन आपने किसी को नहीं बताया, तो जाहिर सी बात है दूसरों को नहीं पता चलेगा। तो हिडन सेल्फ ये कहता है कि द ट्रेड्स नॉट नोन टू अदर्स, यानी कि सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। रियल सेल्फ क्या होता है, जो हार्ड रियलिटी को बताता है, यानी जो एक्चुअल में जो सिचुएशन होता है उसको बताता है, तो रियल सेल्फ क्या होगा, ए से हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 3 टफ क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन मैंने इजी रखा है ताकि आप पे बर्डन उतना ना पड़े। क्वेश्चन कह रहा है द सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय, कि सेल्फ थ्योरी को किसने दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि सेल्फ थ्योरी कार्ल रॉजर्स ने दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जी एलपॉट और जो आर कैटल हैं इन्होंने क्या दिया है, ट्रेड थ्योरी, ये आप ध्यान रखिएगा। और सिगमंड फ्रेड ने क्या दिया है, वो साइको एनालिटिकल थ्योरी दिया है इन्होंने, साइको एनालिटिकल थ्योरी। अब आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल रॉजर्स ने जो सेल्फ थ्योरी दिया है उसमें कितने कंपोनेंट्स थे। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि कार्ल रॉजर्स ने जो सेल्फ थ्योरी दिया है उसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सेल्फ इमेज, यानी कि हम अपने बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं उसे हम सेल्फ इमेज कहते हैं। दूसरा होता है आइडियल सेल्फ, हम क्या बनना चाहते हैं, यानी हमारे परसेप्शन क्या है कि हमें क्या होना चाहिए, इसे हम आइडियल सेल्फ कहते हैं। तीसरा था लुकिंग ग्लास सेल्फ, जब हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हमने हमेशा सुना है कि लोग क्या कहेंगे, तो जब आप ये सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे तो उसे हम लुकिंग ग्लास सेल्फ कहते हैं। और चौथा कंपोनेंट था रियल सेल्फ, यानी कि रियलिटी में आप कैसे हैं ये रियल सेल्फ बताता है। तो ये था 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन पे फोकस ना करें बल्कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो ना हो ये कॉन्सेप्ट ज़रूर रिपीट होंगे किसी न किसी एग्जाम में। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन। थैंक यू।